आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंगाल विभाजन रद्द किया गया। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। आज हम लोग जानेंगे बंगाल विभाजन रद्द किया गया सन 1911 में। तो अगर हम लोग बात करें दिसंबर 1911 में, तो इस समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज फाइव थे। ब्रिटिश साम्राज्य कौन थे? जॉर्ज फाइव या जॉर्ज पंचम भी कह सकते हैं। और जो ब्रिटिश महारानी थी, ब्रिटिश महारानी, इनका नाम मैरी था। इनका नाम क्या था? मैरी। और ये दोनों भारत आए थे। ये दोनों भारत दौरे पे आए। और जॉर्ज पंचम ब्रिटिश एकमात्र ऐसे हैं जो भारत भ्रमण करने आए थे। यहाँ पे कहा जाता है कि जब जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत पहुँचे तो कुछ स्थानों पे, ठीक है, कुछ स्थानों पे भारत में कुछ स्थानों पर इनका विरोध किया जाता है। कुछ स्थानों पे इनका विरोध किया जाता है और वहीं भारत में ही स्वागत किया जाता है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इनका स्वागत किया जाता है। जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का दिल्ली में स्वागत किया जाता है और इसके लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। ठीक है, आप साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि जब दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आते हैं तो इस समय इन्होंने इस दिल्ली दरबार आयोजन में 2 घोषणा की। कितने घोषणा? 2 घोषणा करते हैं। ठीक है, और ये घोषणा पहले नंबर पे था, यानी फर्स्ट नंबर पे ये घोषणा होता है कि बंगाल का विभाजन रद्द होगा। बंगाल का विभाजन रद्द होगा। ठीक है, पहला घोषणा ये था। और वहीं दूसरी घोषणा ये की जाती है कि भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली घोषित की गई। दिल्ली घोषित की गई, यानी पहले जो भारत का राजधानी था वो कहाँ था? कलकत्ता। अब कहाँ हो जाता है? दिल्ली। और इसी बंगाल विभाजन में क्या होता है, यानी बंगाल विभाजन की जब रद्द की घोषणा की जाती है तो इसके पश्चात कुल मिलाकर 4 स्वतंत्र राज्य जो है सृजित किए जाते हैं। यानी बंगाल विभाजन रद्द करने के पश्चात यहाँ पे 4 स्वतंत्र प्रांत सृजित किए जाते हैं। यानी कितने? 4 स्वतंत्र प्रांत सृजित किए जाते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल का एकीकरण करके बंगाल प्रांत बनाया गया। यानी कि जो बंगाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिए थे, अब वही पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को मिला के एक बंगाल प्रांत बनाया जाता है। वहीं पे स्वतंत्र बिहार की स्थापना की जाती है। स्वतंत्र बिहार की स्थापना करने की भी घोषणा की जाती है। साथ ही साथ उड़ीसा की भी स्थापना की जाती है। उड़ीसा की स्थापना की जाती है। ठीक है, और पृथक असम, जिसको असम भी कहते हैं, पृथक असम या असम की सृजन की बात यहाँ पे किया जाता है। आप इसी में देख सकते हैं कि 1911 में ही ब्रिटिश सम्राट के स्वागत में, ठीक है, ब्रिटिश
सम्राट, ठीक है, ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज पंचम। तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, जन गण मन लिखा था। यानी इन्होंने क्या लिखा था? जन गण मन गीत लिखा था। और स्वतंत्रता के बाद क्या होता है, ठीक है, अगर हम लोग देखें तो स्वतंत्रता के बाद यही जन गण मन राष्ट्रीय गान के रूप में घोषित हो जाता है। ये भारत का क्या बन जाता है? राष्ट्रीय गान बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है, किनके द्वारा? तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और ब्रिटिश महारानी मैरी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं बम केस, जो कि 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। और इसमें हम जानते हैं कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर कहाँ हो गया था? दिल्ली हो गया था, ठीक है। और इसी में क्या होता है कि मिनटों के बाद अगले जो वायसराय बन के आते हैं, मिनटों के बाद अगले वायसराय यानी ब्रिटिश वायसराय जो भारत के बन के आते हैं, उनका नाम लॉर्ड हार्डिंग होता है, ठीक है। और इन्होंने 23 दिसंबर 1912 को इन्होंने क्या किया कि 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन दिवस घोषित किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया? राजधानी परिवर्तन दिवस घोषणा कर दिया कि 23 दिसंबर 1912 को क्या मनाया जाएगा? तो राजधानी परिवर्तन दिवस मनाया जाएगा। और दिल्ली को राजधानी 1 अप्रैल 1912 में ही घोषित कर दिया गया था। जबकि अगर देखा जाए तो दिल्ली जो है, तो दिल्ली को, ठीक है, दिल्ली को राजधानी, ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को ही घोषित कर दिया गया कि दिल्ली अब से राजधानी रहेगी। कब? 1 अप्रैल 1912 को। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग ने राजधानी परिवर्तन दिवस कब मनाने के लिए कहा? 23 दिसंबर 1912 को। इसी में क्या होता है कि 23 दिसंबर 1912 में जब लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है इस दिन कि लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, और जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी का नाम था महारानी मैरी, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग और जॉर्ज पंचम मैरी अपने परिवार के साथ जब दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, तभी क्रांतिकारी नेता, ठीक है, तभी क्या होता है जब ये लोग दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, तभी क्रांतिकारी नेता जिनका नाम रास बिहारी घोष, ठीक है। तो रास बिहारी घोष ने, ठीक है, रास बिहारी बोस ने इस जुलूस पर एक बम फेंक दिया। इसी में क्या होता है कि इन्होंने यहाँ पे एक बम फेंका। क्या फेंका? एक बम फेंका, ठीक है। और बम फेंकने के बाद क्या होता है कि यही घटना राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है, यही घटना क्या होता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में हार्डिंग बम केस के नाम से जाना जाता है। और इस पूरी घटनाक्रम में जो क्रांतिकारी शामिल थे उनमें रास बिहारी बोस थे, साथ ही साथ बाल मुकुंद, ठीक है, अमीर चंद्र, साथ ही साथ अवध बिहारी लाल भी थे।
अब इसमें क्या होता है कि रास बिहारी जो बोस रहते हैं, इस घटना के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, तो ये जापान चले गए। इस घटना के बाद कहाँ चले गए, जापान चले गए। और बाकी नेता जो रहते हैं तो इन पे दिल्ली षड्यंत्र, कौन सा, दिल्ली षड्यंत्र केस चलता है, ठीक है। दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत इन पे मुकदमा चलाया जाता है और इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों को फांसी दे दी जाती है। इन तीनों को क्या दे दी जाती है, तो फांसी दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसे एक बार और रिपीट कर देती हूँ। हार्डिंग बम केस जो कि 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। तो यहाँ पे भारत की राजधानी दिल्ली घोषित की गई और मिनटों के बाद जो भारत के अगले वायसराय बन के आते हैं वो बनते हैं लॉर्ड हार्डिंग। यहाँ पे है कि दिल्ली को राजधानी 1 अप्रैल 1912 में ही घोषणा कर दिया गया, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग ने 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन दिवस मनाया, ठीक है। और इसी डेट में क्या होता है कि 23 दिसंबर 1912 को जब लॉर्ड हार्डिंग, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, ठीक है, अपने परिवार के साथ जब दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, तभी क्रांतिकारी नेता जो रहते हैं रास बिहारी बोस, ठीक है, तो इसी जुलूस पे क्या करते हैं, एक बम फेंकते हैं, जिसके कारण, ठीक है, इन पे इनका परिवार मर जाता है। और यह पूरी घटनाक्रम जो होता है ये हार्डिंग बम कांड के रूप में जाना जाता है। और उस पूरी घटनाक्रम में जो क्रांतिकारी शामिल थे उनका नाम है रास बिहारी बोस, बाल मुकुंद, अमीर चंद, अवध बिहारी लाल, ठीक है। और रास बिहारी बोस जो होते हैं इस घटनाक्रम के बाद कहाँ चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं। और बाल मुकुंद, अमीर चंद, अवध बिहारी लाल दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत इन पे मुकदमा चलाया जाता है और इन तीनों को अंत में फांसी दे दी जाती है। तीनों को अंत में क्या देते हैं, फांसी दे दी जाती है। लोग बात करें होम रूल आंदोलन या स्वशासन आंदोलन के बारे में, तो सबसे पहले इसका हम लोग पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक स्टोरी है भूमिका, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि 1911 से लेकर 16 तक, 1911 से 1916 के मध्य राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में कोई भी विशेष प्रगति नहीं देखी गई, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ब्रिटिशों पे राजनीतिक सुधार के दबाव बना है। और इस आंदोलन की योजना जो है वो 1914 में अपने समाचार पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से एक लेख में एनी बेसेंट ने प्रकाशित किया था। एनी बेसेंट ने क्या किया था, प्रकाशित किया था। परंतु यह आंदोलन वास्तव में 1916 में क्या होता है कि 2 भागों में ये बट जाता है। 2 भाग में क्या होगा, बट जाएगा, ठीक है। और एनी बेसेंट ने ब्रिटिश नीतियों का भी विरोध किया है। इन्होंने क्या कि ब्रिटिश नीतियों का भी विरोध किया है। कौन किए हैं, तो एनी बेसेंट ने। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये होम रूल आंदोलन या स्वशासन आंदोलन होता है। यानी कह सकते हैं कि 1911 से 1916 के मध्य राष्ट्रीय आंदोलन में कोई विशेष प्रगति नहीं देखी गई, कोई विकास ही नहीं देखा गया। और इसी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ब्रिटिशों पर राजनीतिक सुधारों के लिए दबाव बनाए थे। और इस आंदोलन की जो योजना है 1914 में अपने समाचार पत्र कॉमनवेल्थ के एक लेख में एनी बेसेंट ने प्रकाशित की थी। परंतु यह भाग जो है, यह आंदोलन जो है वास्तव में 1916 में 2 भाग में बट जाता है, ठीक है। और एनी बेसेंट ब्रिटिश नीतियों का भी विरोध किए थे और परिणाम स्वरूप क्या होता है, होम रूल आंदोलन होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि होम रूल आंदोलन होने के क्या क्या
कारण है। तो अगर हम लोग कारण के बारे में बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आप देखिएगा कि भारत में, ठीक है, सबसे पहला कारण क्या है, कर की दर। तो आप कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिशों के द्वारा कर की दर को बढ़ा दिया गया, ठीक है, जिसके कारण भारतीयों ने ब्रिटिशों का विरोध किया था। यानी कि पहला आप कारण देखिएगा कि टैक्स में वृद्धि की गई, जिसके कारण क्या हुआ कि भारतीयों में ये विद्रोह करने का हिम्मत बना। इसके बाद आप देख सकते हैं कि भारतीयों के लिए जो प्रथम विश्व युद्ध था, ठीक है, भारतीयों के लिए जो प्रथम विश्व युद्ध था तो वो एक अवसर की तरह था, जिससे ब्रिटिशों पे राजनीतिक सुधार का भी दबाव बनाया जा सकता था। यानी कि इसके बाद कारण क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। आप ये भी कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध भी कारण हो गया। साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि जो माले मिंटो सुधार हुआ था, माले मिंटो सुधार, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेता माले मिंटो सुधार से भी असंतुष्ट थे, जिसके कारण होम रूल आंदोलन एक कारण बना, ठीक है। बात करें तो होम रूल आंदोलन के कई उद्देश्य भी थे। ये आंदोलन करने के कई उद्देश्य भी सामने आते हैं, जैसे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वराज प्राप्त करना, स्वराज प्राप्त करना, ठीक है, तो ये भी एक उद्देश्य था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि स्वदेशी को अपनाना, स्वदेशी को अपनाना, ये भी होम रूल आंदोलन का एक उद्देश्य बना, ठीक है। भारत में ये लोग आधुनिक शिक्षा का विस्तार चाहते थे, आधुनिक शिक्षा का ये विस्तार चाहते थे। साथ ही साथ जो टैक्स में वृद्धि की गई थी, टैक्स में वृद्धि की गई थी उसे ये लोग वापस करना चाहते थे कि यह वापस लिया जाए, यानी जो आप टैक्स में वृद्धि किए हैं आप उसे वापस लीजिए। साथ ही साथ भारतीयों को, ठीक है, राजनैतिक शिक्षा को भी बढ़ाने का उद्देश्य था कि भारत में राजनैतिक शिक्षा का भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और भारत में प्रेस का भी विस्तार करने का इनका उद्देश्य रहा है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि होम रूल आंदोलन किस तरीके से अपने उद्देश्यों को शुरू करता है। इसके बाद अगर बात हम लोग करें तो होम रूल जो आंदोलन है, ठीक है, होम रूल आंदोलन जो है, होम रूल आंदोलन अगर इसका हम लोग बात करें तो 1916 में यह दो भाग में बट जाता है, दो भाग में इनका विभाजन हो जाता है, दो भाग में बट जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कैसे कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो तिलक, यानी एक और कौन स्टार्ट करते हैं, बाल गंगाधर तिलक, जो कि 4 अप्रैल 1916 को ये शुरू करते हैं ये आंदोलन। और इनका केंद्र जो है, इनका केंद्र ये कहाँ रहता है, पूना। ये कहाँ से शुरू करते हैं, तो ये पूना से शुरू करते हैं। और इनके 2 समाचार पत्र हैं, इनके 2 समाचार पत्र हैं, जिनके माध्यम से यह होम रूल आंदोलन को विस्तार कर रहे थे। एक था मराठा, जो कि इंग्लिश में आती थी, इंग्लिश लैंग्वेज में, और एक था केसरी, जो कि मराठा लैंग्वेज में आती थी, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यह जो आंदोलन है फिर एनी बेसेंट शुरू करती हैं। कौन शुरू करती हैं, एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया जाता है। और यह शुरू होता है सितंबर 1916 में शुरू किया जाता है। और इनका केंद्र अडियार रहता है, इनका केंद्र कहाँ रहता है, अडियार, जो कि मद्रास में है। कहाँ है, मद्रास में। और इनका भी समाचार पत्र था, जिनके माध्यम से ये इस आंदोलन को विस्तार कर रहे थे, ठीक है, समाचार
पत्र जिनका नाम है कॉमनवेल्थ, और दूसरा समाचार पत्र है न्यू इंडिया। तो इस समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने देखा कि होम रूल आंदोलन को क्या कर रहे हैं, विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि होम रूल आंदोलन का विस्तार किया जाता है, जिसमें 2 नेता थे। एक और से थे एनी बेसेंट, एक और कौन थे, एनी बेसेंट, ठीक है, और दूसरी ओर थे बाल गंगाधर तिलक। तो एनी बेसेंट और तिलक जी ने यह महसूस किया कि इस आंदोलन को गर्म दल एवं नरम दल दोनों का समर्थन अनिवार्य है, ठीक है। यानी इन दोनों ने यह महसूस किया कि गर्म दल और नरम दल का समर्थन अनिवार्य है, यानी कि दोनों का होना काफ़ी जरूरी है, ठीक है। और इसी बीच में तिलक ने ये भी कहा है कि तिलक की अपेक्षा, ठीक है, तिलक की अपेक्षा अगर कहा जाए तो तिलक की अपेक्षा, ठीक है, होम रूल आंदोलन भारत में एनी बेसेंट का सबसे अधिक सफल रहा। यानी आप देख सकते हैं कि एनी बेसेंट भी लड़ रही थी और तिलक भी लड़ रहे थे। तो तिलक की अपेक्षा कहा जाता है कि तिलक की अपेक्षा होम रूल आंदोलन जो भारत में हुआ वो तिलक की अपेक्षा एनी बेसेंट का सबसे अधिक सफल रहा। और इस आंदोलन की जो प्रकृति रही वो अखिल भारतीय ही थी, जहां तिलक का आंदोलन हुआ, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि इस आंदोलन को कई जगह, जैसे कि कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रांत हो गया, महाराष्ट्र यानी सिर्फ बम्बई को छोड़ के, महाराष्ट्र में कि हाँ बम्बई को छोड़ दिया जाए तो पूरे महाराष्ट्र में, ठीक है। और उसके बाद बरार, इन जगह क्या हुआ, ये आंदोलन विस्तारित हुआ। ये आंदोलन क्या होता है, विस्तार करता है, यानी कि विस्तारित होता है। वही एनी का अगर कहा जाए, ठीक है, वही एनी का आंदोलन इन प्रांतों को छोड़ के, ठीक है, तो ये तिलक का था। और वही हम लोग एनी बेसेंट के बारे में अगर बात करें, एनी बेसेंट का, ठीक है, तो इन जगहों को छोड़ के, एनी बेसेंट का इन जगहों को छोड़ के, ठीक है, इन प्रांतों को छोड़कर संपूर्ण भारत में, ठीक है, एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन विस्तार किया, ठीक है। और वहीं एनी बेसेंट को अगर कहा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन भी प्राप्त था। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन भी इनको मिला, ठीक है। और इस आंदोलन में अगर कहा जाए तो एनी के जो सचिव थे, एनी बेसेंट के जो सचिव इनका नाम जॉर्ज अरुण डेल था। और एनी के इस आंदोलन के जो नेता समर्थन किए थे, अगर इनके समर्थन वाले नेता के बारे में बात करें, समर्थन देने वाले नेता के बारे में अगर बात करें तो इसमें कई नेता थे, जैसे कि BM वाडिया, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, बी चक्रवर्ती, ठीक है। साथ ही साथ कहा जाए तो जे बनर्जी,
इन सभी ने एनी बेसेंट का भरपूर साथ दिया है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि एनी के आंदोलन को गोपाल कृष्ण गोखले की संस्था ने भी क्या किया था, भाग दिया था। यानी कि एनी के, ठीक है, एनी के इस आंदोलन को गोपाल कृष्ण गोखले की जो संस्था थी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की जो संस्था थी जिसका नाम भारतीय सेवक समाज था, भारतीय सेवक समाज, ठीक है, तो इन सदस्यों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। तो एनी के इस आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोखले की संस्था ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि इनके संस्था को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। और इसी आंदोलन के दौरान आप देख सकते हैं, ठीक है, होम रूल आंदोलन के दौरान ही आप देख सकते हैं कि सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। इन्होंने अपनी नाइट की उपाधि क्या कर दी, वापस कर दी, ठीक है। और एनी को अगर कहा जाए, एनी बेसेंट को तो इस आंदोलन में भारत में 200 से अधिक शाखाएं एनी बेसेंट ने स्थापित की है। 200 से अधिक शाखाएं क्या की है, स्थापित की हैं, ठीक है, होम रूल आंदोलन के लिए। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि होम रूल आंदोलन का परिणाम, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो आंदोलन चला इसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। जैसे कह सकते हैं कि वेलेंटाइन चिरॉल ने इंडियन अनरेस्ट नामक एक पुस्तक है। अनरेस्ट नामक क्या है, एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। भारतीय अशांति का जनक कहा है। किसने, वेलेंटाइन चिरॉल ने कहा है, जनक कहा है, ठीक है। साथ ही साथ तिलक ने लंदन के प्रीवी काउंसिल में, यानी तिलक जो थे तो तिलक ने लंदन के प्रीवी काउंसिल में वेलेंटाइन चिरॉल, ठीक है, वेलेंटाइन चिरॉल पे मानहानि का मुकदमा चलाया। मानहानि का क्या चलाए, मुकदमा चलाए। और तिलक जो थे इस मुकदमे में, ठीक है, तिलक जो होते हैं तो तिलक इस मुकदमे में जीत भी जाते हैं। इस मुकदमे में क्या होते हैं, जीत जाते हैं, ठीक है। लेकिन तिलक के लंदन जाने के पश्चात यह जो आंदोलन होता है यह कमजोर होता है, ठीक है। यानी तिलक जो है तो जब ये लंदन चले जाते हैं, तिलक लंदन चले जाते हैं तो होम रूल आंदोलन कमजोर होने लगता है। यह आंदोलन क्या होने लगता है, कमजोर होने लगता है, ठीक है। और दूसरी ओर क्या करते हैं कि जो एनी बेसेंट रहती हैं, एनी बेसेंट, ठीक है, तो दूसरी ओर एनी बेसेंट ब्रिटिश सरकार, ठीक है, जिसमें कहा जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा,
ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि दूसरी ओर एनी बेसेंट जो होती हैं ब्रिटिश सरकार के मॉन्टेग्यू उद्घोषणा जारी कर देती हैं, जिससे एनी बेसेंट जो होती हैं इस घोषणा से एनी बेसेंट संतुष्ट हो जाती है। एनी बेसेंट क्या हो जाती है? संतुष्ट हो जाती हैं। ठीक है। और संतुष्ट होने के पश्चात ये आंदोलन से, ठीक है, एनी बेसेंट क्या होंगे? आंदोलन से पीछे हट जाती हैं। पीछे हट गई, आंदोलन से क्या हो गई? पीछे हट गई, जिसके कारण यह जो आंदोलन है, यह आंदोलन है और ज़्यादा अत्यधिक कमज़ोर होने लगा। लेकिन इस आंदोलन ने, अगर इस आंदोलन में अगर कहा जाए, ठीक है, तो इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के जागरूकता फैलाने का कार्य किया, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में जागरूकता फैलाने का कार्य किया है। और इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप आप देखिएगा कि वर्ष 1919 में, ठीक है, वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत में लागू होता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो भारत में लागू होते हैं। तब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या है? तो चलिए अब इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चेम्सफोर्ड सुधार देखने से पहले हम लोग एक लखनऊ समझौता के बारे में जानते हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया गया था और इस अधिवेशन को एक ऐतिहासिक सम्मेलन भी माना जाता है। ठीक है। और इस अधिवेशन के अगर अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इनका नाम अंबिका चरण मजुमदार था। ठीक है, अंबिका चरण मजुमदार था। और इस अधिवेशन में 2 घटनाएं होती है। इस अधिवेशन में क्या होती है? 2 प्रमुख घटना होती है। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि इस घटना में क्या क्या होती है इस लखनऊ समझौता में। तो सबसे पहले तो 8 वर्षों के पश्चात गरम दल और नरम दल एक साथ आए। जहाँ पर देख रहे थे कि ये दोनों अलग अलग हो गए थे, वहीं 8 वर्ष पूरे होने के बाद गरम दल और नरम दल एक साथ आते हैं। और यहीं से कह सकते हैं कि गरम दल का प्रवेश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पुनः हो गया। तो पहली घटना तो ये हो जाती है। और दूसरी घटना ये होती है कि इसी अधिवेशन में यानी लखनऊ समझौता में ही मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों एक मंच पर दोनों आते हैं। एक मंच पर दोनों आए। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह एक ऐतिहासिक सम्मेलन था। ठीक है, इसके बाद आप कह सकते हैं कि गरम दल और नरम दल का जो पुनः एकता करने की बात बोली गई थी, ठीक है, कि दोनों को एक साथ रहना चाहिए, ये बात किए थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये दोनों एक साथ आते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ने ही गरम दल और नरम दल को एक करने का प्रयास किया था। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जब तक गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, और फिरोज शाह
फिरोज शाह मेहता। ठीक है, ये दोनों कौन थे? तो ये दोनों नरम दल के नेता थे। नरम दल, तो कहा गया कि जब तक ये दोनों जीवित रहेंगे, ठीक है, ये दोनों जब तक जीवित रहेंगे, गरम दल और नरम दल एक साथ नहीं हो सकता। तो गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता के मृत्यु के बाद ही ये संभव हो पाया। ठीक है, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जो थे कांग्रेस में गरम दल के पुनः प्रवेश के पक्ष में कभी नहीं थे। और इस अधिवेशन में यह भी देखा जाता है कि कांग्रेस ने, ठीक है, ये जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस ने मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन प्रणाली को मान्यता देती है, यानी कि मान लेती है। जबकि इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है ये दोनों मिलके कुछ संयुक्त मांगे करते हैं। ये दोनों मिलके क्या करते हैं? संयुक्त मांगे करते हैं, यानी संयुक्त मांग करते हैं। किनसे? ब्रिटिश सरकार से। तो ये मांग क्या क्या था? तो पहला मांग था कि भारत में विधायिका का विस्तार हो। ठीक है, अर्थात इनका कहने का मतलब था कि विधानमंडल का विस्तार जरूरी है। ठीक है, तो ये कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों मिलके करते हैं। और दूसरा ये लोग मांग करते हैं कि भारत को स्वशासन प्राप्त हो, भारत को स्वशासन प्राप्त होना चाहिए, इसका भी बात करते हैं। और ये वायसराय परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाने के भी बात पे इन्होंने जोर दिया है। भारतीयों की संख्या क्या किया जाए? बढ़ाई जाए। तो इस पे भी आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस नेता दोनों मिलकर ये डिमांड करते हैं ब्रिटिशों से। आप ये भी देख सकते हैं कि लखनऊ समझौते के दौरान जो हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई, वह लगातार वर्ष 1922 तक बनी रही। ठीक है, 1922 तक बनी रहती है। और इसके बाद फिर से ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और ये किया जाता है वर्ष 1919 में। यह कब किया जाता है? तो वर्ष 1919 में यह सुधार किया जाता है। तो चलिए इन सुधारों के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि 1917 में मॉन्टेग्यू ने 1917 में घोषणा किया। और इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लॉयड जॉर्ज थे। और जिन्होंने मॉन्टेग्यू को, इन्होंने क्या किया कि मॉन्टेग्यू को भारत का सचिव नियुक्त किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि मॉन्टेग्यू को, यहाँ मैं लिख देती हूँ, मॉन्टेग्यू को
भारत का सचिव नियुक्त किया था। भारत का सचिव नियुक्त किया। और इस समय अगर भारत के वायसराय कहा जाए तो भारत के वायसराय, भारत के वायसराय इस टाइम में चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे। कब? 1917 में। ठीक है। इसी में आप देखते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को वर्ष 1919 में लागू किया गया। ठीक है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को भारत शासन अधिनियम से भी जाना जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से भी हम इसे जानते हैं। साथ ही साथ इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तो भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि यहाँ से भारतीयों के पक्ष में फैसले होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और कांग्रेस ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का विरोध भी किया था। ठीक है। और इन्हें निराशाजनक भी बताया है। और बाल गंगाधर तिलक ने सुधारों को बिना सूरज का सवेरा कहा। यानी आप कह सकते हैं कि यह जो सुधार था इसे कांग्रेस द्वारा इसका विरोध किया गया। कांग्रेस द्वारा इसका क्या किए? विरोध किए। ठीक है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जो तिलक थे यानी बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने सुधारों को बिना सूरज का सवेरा बताया। बिना सूरज का सवेरा बताया है। ठीक है। यानी अलग अलग लोगों का कथन था। ठीक है। इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि भारत में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, यहाँ पे कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। तो इन्होंने उदारवादी नेताओं को, ठीक है, यानी जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का समर्थन किया था। इन्होंने क्या किया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का इन्होंने क्या किया? समर्थन किया। किसने समर्थन किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है। और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, ठीक है, इस्तीफा भी दे दिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एक नए अखिल, ठीक है, नए अखिल भारतीय उदारवादी संघ नामक संस्था की इन्होंने स्थापना किया। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और यह कांग्रेस में द्वितीय विभाजन था। यानी आप कह सकते हैं कि यह कांग्रेस का द्वितीय विभाजन है। पहला विभाजन तो नरम दल और गरम दल से ही हो गया। और दूसरा विभाजन इसे माना जाता है जब एक अलग संस्था बनती है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के कई प्रावधान थे, कई प्रोविजनल थे। कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कई प्रावधान थे, जैसे कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना। प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना, ठीक है, लागू करना। यानी इनका कहने का मतलब है कि जो प्रांतीय विषय हैं इसे दो भागों में क्या कर दीजिए? विभाजित कर दीजिए। दो भाग में विभाजित कर दीजिए। ठीक है। दो भाग में इसे बांट दीजिए। पहला हो जाएगा आरक्षित। पहला क्या हो गया? आरक्षित, यानी उस पर आरक्षण रहेगा। और एक हो गया हस्तांतरित, यानी कि हम उसमें क्या कर सकते हैं? हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं
कि ये कई तरीके से प्रावधान मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ जो आरक्षित विषय रहेंगे ये ब्रिटिश सरकार अपने पास रखेंगे। आरक्षित कहने का मतलब होता है कि यहाँ से कुछ जो विषय रहेंगे, कुछ विषय ये ब्रिटिश अपने पास रखेंगे, ब्रिटिश पास में रखेंगे, ठीक है, और कुछ प्रांतीय सरकार को दे देंगे। और क्या करेंगे, यह जो विषय है, ठीक है, तो कुछ प्रांतीय सरकार को भी दे दिया जाएगा, कुछ प्रांतीय सरकार को दे दिया जाएगा। और इसमें से ब्रिटिश जो है अपने पास कुछ विषय रखेंगे। और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार, ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा क्या होता है कि भारत में पहली बार, ठीक है, उत्तरदायी सरकार का गठन हुआ। उत्तरदायी सरकार का गठन होता है, यानी कि जो गलती करेगा, ठीक है, वो उसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार प्रांतों में चुनी गई सरकार यानी भारतीय निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होगी। और इसी अधिनियम के द्वारा आप देख सकते हैं कि भारतीय विधानमंडल, ठीक है, इसी अधिनियम से आप ये भी देखने को मिलता है कि जो भारतीय विधानमंडल होता है, भारतीय विधानमंडल इसमें बजट पास करने का भी अधिकार आता है। बजट पास करने का, ठीक है, बजट पास करने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। और इसी से भारत में, ठीक है, इसी से क्या होता है कि भारत में लोक सेवा आयोग, भारत में क्या होता है, लोक सेवा आयोग का भी गठन होता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यह जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है यह भारत की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद हमारा जो राष्ट्रवादी था ये पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, नेशनल मूवमेंट क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि हम पूरे अच्छे से राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का जो न्यू लेक्चर स्टार्ट होगा वो पूरे अच्छे से गांधी का युग शुरू होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग गांधी के युग के बारे में जानेंगे और गांधी जी से जुड़े हुए, ठीक है, जो तृतीय चरण में हुआ कि गांधी जी ने क्या क्या आंदोलन किया उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।